प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन। पीएम बोले, जम्मू कश्मीर को शीत खेलों का गढ़ बनाने की दिशा में है अहम कदम। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार की पुलिस पर उठाए सवाल। पुलिस हिरासत में मारे जाने की चर्चाएं और सरकार से न्याय की उम्मीद खो बैठा है परिवार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे सूरत। गुजरात में निकाय चुनाव में आपकी सफलता से खुश हुए केजरीवाल। कुल 120 सीटों में से आपने जीती 27 सीटें। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तैनात 8 अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर हुआ मुकदमा दर्ज। प्रबंधक समेत 8 के खिलाफ सूरजपुर थाने में किया गया मुकदमा दर्ज। देहरादून में 27 फरवरी से 1 मार्च तक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। लोक संस्कृति और कबड्डी से रूबरू होंगे आज के युवा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को शीत खेलों का गढ़ बनाने की दिशा में ये अहम कदम है। साथ ही 2 मार्च को खत्म हो रहे इन खेलों में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इन खेलों में अल्पाइन स्कीइंग, नोर्डिक स्की, स्नोबोर्डिंग, स्की और पर्वतारोहण, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग शामिल है। मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा, ये अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों में भारत की उपस्थिति दर्ज कराने और जम्मू कश्मीर को शीत खेलों का गढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम है। आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू हो रहा है। ये इंटरनेशनल विंटर गेम्स में भारत की प्रभावी उपस्थिति के साथ ही जम्मू कश्मीर को इसका एक प्रमुख हब बनाने की तरफ बहुत बड़ा कदम है। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के डॉक्टर एमजीआर चिकित्सा विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह को पीएम मोदी ने संबोधित किया था। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय का नाम तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर एमजी रामचंद्रन पर रखा गया है। दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे बताया गया है कि 21,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को डिग्री और डिप्लोमा मिल रहा है। इनमें से 70% महिलाएं हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं को नेतृत्व करते हुए देखना गर्व और खुशी की बात है। कार्यक्रम में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित भी मौजूद रहे। हर एक व्यक्ति के जीवन को गढ़ता है, उसकी जीवन शैली को गढ़ता है। स्पोर्ट्स आत्मविश्वास बढ़ाता है, जो आत्मनिर्भरता के लिए भी उतना ही जरूरी है। साथियों, विश्व में कोई देश सिर्फ आर्थिक और सामरिक शक्ति से ही बड़ा बनता है ऐसा नहीं है। इसके कई और भी पहलू हैं। एक वैज्ञानिक अपने छोटे से इनोवेशन से पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर देता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं, लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में आज स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो आज की दुनिया में देश की छवि का भी, देश की शक्ति का भी परिचय कराता है। दुनिया के कई छोटे छोटे देश स्पोर्ट्स के कारण विश्व में अपनी पहचान बनाते हैं। उस स्पोर्ट्स में अपनी विजय से पूरे देश में प्रेरणा और ऊर्जा भर देते हैं। और इसलिए स्पोर्ट्स को सिर्फ हार जीत का कंपटीशन नहीं कहा जा सकता। वहीं निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की सफलता से गदगद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सूरत पहुंचे हैं। सूरत महानगर पालिका कुल 120 सीटों में से
आपने 27 सीटें जीती हैं और मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है, जबकि कांग्रेस का यहां खाता भी नहीं खुला है। इससे पहले जब केजरीवाल सूरत एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए बड़े पैमाने पर पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही कार्यकर्ताओं का कहना है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी लोगों के सामने नए विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है। अरविंद केजरीवाल सर्किट हाउस में मौजूद कार्यकर्ताओं से मिले और इस जीत को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। वहीं कृषि कानून के खिलाफ पश्चिम के बाद पूर्वांचल में भी किसान पंचायतों का दौर शुरू हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बस्ती के मुंडेरवा में किसान महापंचायत की। साथ ही सबसे पहले उन्होंने मुंडेरवा में 3 शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। टिकैत ने कहा, यहां पर भी परिवार के लोग हैं, आकर अच्छा लगा। साथ ही कहा कि किसान पंचायतों से सरकार को झुकाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। देश के प्रधानमंत्री किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो किसान कहां जाएंगे। पीएम ने जो वादा किया है किसानों की रक्षा करने का, फसलों का 1.5 गुना दाम देने का, वो वादे कहां हैं। हम तो प्रधानमंत्री के उन वादों को पूछने आ रहे हैं। वहीं नरेश टिकैत ने राजनाथ सिंह की तारीफ करते हुए कहा, वो किसानों के हितैषी हैं और टिकैत साहब के जमाने से ही वो प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके मन में किसानों के लिए पीड़ा है, उनके ऊपर दबाव है। अगर उनको आज़ादी दे दी जाए तो हमें उम्मीद है कि मामला निपट जाएगा। उन्हें हालात का पता है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी को हालात का पता नहीं है। हम चाहते हैं कोई भी आगे आए और बातचीत करे। अब ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन हो गया है। उन्होंने जो वादे कर रखे हैं, हम किसानों की रक्षा करेंगे, किसानों की सुरक्षा करेंगे, फसलों के दाम देंगे, किसानों को 1.5 गुना नहीं उनकी कीमत देंगे, तो कहाँ है वे वादे? हम तो उन वादों को बूझने आ रहे हैं। भाई कम से कम ये वादे तो बताओ, कहाँ है वे वादे? टिकैत जी, आपका एक बयान वायरल हो रहा है कि अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को आगे लाया जाए तो बात बन सकती है, क्या कुछ है ऐसा? वे किसानों के हितैषी रहे और पहले से ही टिकैत साहब के जमाने थी। वे प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। इसी बीच बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता दिलीप चौरसिया 3 दिन से लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस लगातार 3 दिन से बीजेपी नेता की तलाश कर रही है। लावारिस हालत में नेता की यहां पर मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। कई थानों की पुलिस लगातार बीजेपी नेता की तलाश कर रही है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको सिद्धार्थनगर से, जहां पर बीजेपी नेता दिलीप चौरसिया का कोई पता नहीं चल पा रहा है। 3 दिन से लगातार लापता बीजेपी नेता दिलीप चौरसिया हैं, जिसको लेकर पुलिस लगातार ढूंढने के लिए लगी हुई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता की तलाश लगातार 3 दिन से की जा रही है और साथ ही लावारिस हालत में उनकी मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। कई थानों की पुलिस बीजेपी नेता की तलाश कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता कमलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, बीजेपी नेता 3 दिन से लापता है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बीजेपी नेता दिलीप चौरसिया बुधवार को ही लापता हुए थे, जिनकी मोटरसाइकिल और अन्य सामान मिठवल ब्लॉक के एक सड़क के किनारे मिली थी लावारिस तरीके से। इसमें जो है पूरी संदिग्ध तरीके से जो लापता है। हम आपको बता दें कि बीजेपी नेता जो मंडल अध्यक्ष हैं और वो लापता हुए हैं, तो वो राम मंदिर निर्माण की जो पैसा है उसकी वो देने के लिए निकले थे, जिसमें वो संदिग्ध तरीके से लापता हुए हैं मिठवल मंडल से। जी कमलेश, परिजनों की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या किसी से कोई रंजिश, कोई जानकारी इसको लेकर? नहीं, हम आपको बता दें, परिजन से जब इसकी जानकारी ली गई तो उन्होंने किसी प्रकार की किसी से रंजिश की कोई बात नहीं कही, लेकिन पुलिस जो है इस मामले की छानबीन में जुट गई है। कल जो है आईजी और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर दोनों लोग उसके घर पर पहुंचे और उन लोगों को ये सांत्वना दी कि जो है सही सलामत उनकी उपस्थिति होगी, उन्हें जो है पूरी तरह से ढूंढा जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि बुधवार को हुए लापता वो भी बीजेपी नेता हैं और आज 3 दिन हो गया। 3 दिन होने के बावजूद भी अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी के लिए। वहीं मिशन शक्ति अभियान के तहत डीएम ने मन की बात सुनी है। मेला रामनगरी के सांस्कृतिक पंडाल में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने महिलाओं और छात्राओं के मन की बात सुनी। एनएकेपी इंटर कॉलेज की छात्रा ने आने जाने की परेशानी की बात रखी। साथ ही सिटी गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा ने गेट के ठीक सामने रखे विद्युत ट्रांसफार्मर को हटाने की बात कही और कहा कि पूर्व में एक बार आग लगने से हादसा होने से बचा है। साथ ही छात्राओं और महिलाओं के मन की बात सुनने के बाद डीएम ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। शहर कोतवाली क्षेत्र के पंचाल घाट पर मिशन शक्ति अभियान के तहत ये मेला लगाया गया था। जो एक मुहिम है हक की बात को लेकर, जो आपने महिलाओं को जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम रखा है, उसमें लगभग कितनी सर शिकायतें आई और उनका कैसे निस्तारण करा जाएगा? देखिए, हमारे पास आज करीब 25 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, जो कि जिसमें कि कुछ जनपद हरदोई से भी संबंधित थी। तो उनका निस्तारण तुरंत कराया जाएगा। जो जनपद हरदोई की समस्या है उनको मैंने नोट किया है और उनके जिलाधिकारी को मैं भेजूँगा, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को जागरूक किया जाए और महिलाएं किसी भी फोरम पर खड़ी होकर अपनी बात कह सकें। उनको सबल बनाने का एक मुहिम है, जिसमें कि प्रदेश सरकार की मुहिम है और हम लोगों को निर्देश हैं कि हम महिलाओं को एकत्रित कर उनके साथ बैठें और उनकी समस्या को खुले में सुने। इसके अलावा कार्यालयों में भी आपको जानकारी है कि सभी जगह महिला हेल्प डेस्क जो एक वहीं फर्रुखाबाद शहर कोतवाली में महिला नारी शक्ति कार्यक्रम के तहत महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया, जहां पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने महिला शक्ति हेल्प डेस्क का फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान डीएसपी को शहर कोतवाली में गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी गई। वहीं एसपी ने बताया कि महिला शक्ति हेल्प डेस्क पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिस पर महिलाओं की शिकायतों को विशेष तौर पर सुना जाएगा। वहीं कार्यक्रम में एएसपी, सीओ सिटी और शहर कोतवाल समेत पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में महिला शक्ति अभियान के तहत यहां पर महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है। साथ ही विशेष तौर पर यहां पर कई अधिकारी भी मौजूद रहे थे, जहां पर एसपी ने बताया कि इस महिला हेल्प डेस्क पर विशेष तौर पर महिलाओं की तैनाती की गई है, जिसको लेकर यहां पर महिलाओं की सभी समस्याओं को सुना जाएगा और खास तौर पर उनकी शिकायतों को लेकर कार्रवाई भी की जाएगी। मिशन है, ये ड्रीम मिशन है, जिसके अंतर्गत महिलाओं के स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए इसको लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जितनी भी हमारी महिलाएं संबंधित जितने भी मामले हैं, जितने भी उत्पीड़न हो, चाहे उनके खिलाफ कोई अपराध हो, ये 24/7 इनको आयोजित करवाया जा रहा है और इसमें लगातार पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारी जो महिला आरक्षी है या महिला सशक्तिकरण। इसी बीच बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब इस मामले को लेकर लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सदरपुर गांव के सेक्टर 45 का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको नोएडा से, जहां पर सदरपुर गांव के सेक्टर 45 में एक संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की जांच पड़ताल करेगी। साथ ही और ज्यादा जानकारी के लिए नोएडा से हमारे संवाददाता हरिशंकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिशंकर, संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला है, क्या कुछ है पूरा मामला, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी, जानकारी के मुताबिक 38 वर्ष के व्यक्ति की देर रात काफी देर तक शराब ये 2 दिन से लगातार पी रहे थे, जैसे जानकारी मिली है। और वही तथा अपनी पति को बताया कि पेट में जलन होने के कारण इन्होंने एक दवाई ली और सो जाने के बाद अगली सुबह ये मृत पाए गए। जी हरिशंकर, पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की इस मामले में? परिजनों की तरफ से क्या कुछ यही जानकारी
थाना से जानकारी मिली थी कि लगातार 2 दिन से ये शराब पी रहे थे और इसी बात को लेकर के जो व्यक्ति था 38 वर्ष का, उन्होंने अपने बेटे से शराब मंगाई थी, जिसको लेकर इनकी झड़प भी हुई थी और देर रात्रि तक शराब पीने की वजह से और पेट में जलने की वजह से इनको एक कोई दवाई लेनी पड़ी और अगली सुबह ये मृत पाए गए इसी वजह से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर तमाम जानकारी के लिए। वहीं ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 क्षेत्र के साइट 4 में F13 स्थित एक सिगरेट के गोदाम में बीती देर रात गार्ड की गला रेत कर डकैती डालने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए थे, जिसके बाद 2 छोटा हाथी में बैठे मिले, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है और साथ ही इनके पास से पुलिस ने सिगरेट के 14 कार्टून बरामद किए हैं, जिसकी कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। एक छोटा हाथी, 3 तमंचे सहित कुछ जिंदा और खोखा बरामद किए गए हैं। इन्होंने गर्दन पे चाकू से हमला किया था। एक टाटा एस गाड़ी जिसे छोटा हाथी कहते हैं उसको और उसमें सिगरेट के कार्टन भर करके लेके चले गए थे। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती का कार्य था। 24 घंटे के अंदर वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा टीमें लगाई गई थी और इसका नतीजा यह हुआ, घटना वर्कआउट हुई। आज जब सूचना प्राप्त हुई कि बदमाश माल को ठिकाने लगाने के लिए कहीं जा रहे हैं, घेरेबंदी की, फायरिंग हुई जिसमें 3 बदमाश घायल हुए जो एक ही गांव के रहने वाले हैं। बदमाशों ने धावा बोल करके एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम। वहीं सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत BA प्रथम वर्ष की छात्रा कुमारी शिवानी गर्ग को 1 दिन का मेयर बनाया गया है, तो वहीं मुन्ना लाल गर्ल्स कॉलेज की BA द्वितीय वर्ष की छात्रा आफरीन बानो को 1 दिन का नगर आयुक्त बनाया गया। सहारनपुर के मुन्ना लाल कॉलेज की छात्रा को सहारनपुर का 1 दिन का नगर आयुक्त बनाया गया, जिसके बाद छात्राओं ने जनपद के क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर मौके पर ही समाधान किया है। और वहीं दोनों छात्राओं ने नगर निगम और मेयर कार्यालय का भी भ्रमण किया। वहीं सभी कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी लोग अपने काम के प्रति सजग रहें और सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ सहारनपुर स्मार्ट सिटी के तहत वार्तालाप भी की गई। शहर की साफ सफाई पर ज्यादा जोर देने की भी यहां पर बात कही गई। मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ तो सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है और उस कुर्सी पर बैठकर एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। और आज हम जब भ्रमण करने के लिए गए हैं शहर में, तो नगर निगम ने तो अपना कार्य अच्छे से कर रखा है, लेकिन जो दुकानदार है वे नहीं सफाई कर रहे हैं। हमने देखा कि दुकानदारों ने मास्क भी नहीं लगा रखे हैं, अपनी दुकान के आगे डस्टबिन भी नहीं रखे हुए हैं, तो हमने उनका चालान भी कटवाया है आज। तो उन्हें सफाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लोग अपनी तरह तरह की समस्याएं लेकर आए, जैसे टैक्स से संबंधित समस्या लेकर आए और जल से भी संबंधित समस्या लेकर वो यहाँ पे आए, जिनका निवारण हमने किया। हम जब बाज़ार में गए तो हम जब दुकानों पे गए तो हमने सबसे ज़्यादा जो समस्या हमें देखने को मिली वो यही थी कि मास्क नहीं लगाया है। और ये भी समस्या थी कि अपना जो कार्ड होता है दुकानदार का, उसने अपने गले में नहीं रखा, बल्कि उसे अलग से रख दिया है, जो कि उसे गले में डाल के रखना चाहिए अपने। और अतिक्रमण, दुकान से ज़्यादा सामान को बाहर फैलाव में रख रखा है और साफ सफाई का ध्यान कम से कम है। मैं इस कुर्सी पर बैठ गांव कानिया क्षेत्र में बाघ के आतंक को लेकर ग्रामीणों ने जुलूस प्रदर्शन किया है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कार्यालय पहुंचकर हंगामेदार सभा करते हुए जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए मांग की। गुरुवार को अलग अलग क्षेत्रों के ग्रामीणों ने कानिया चौराहे से जुलूस निकालते हुए कॉर्बेट पार्क प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यालय पहुंचे और हंगामेदार सभा करते हुए पार्क प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना था कि 15 दिन पहले गांव की रहने वाली कमला देवी नाम की महिला को बाघ ने अपना शिकार बना लिया था। घटना के बाद से बाघ लगातार गाँव में दिखाई देने से ग्रामीण दहशत में हैं और इसके कारण महिलाएं जंगल भी लकड़ी और घास लेने नहीं जा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि घटना के दिन ग्रामीणों
के हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे पार्क के अधिकारियों ने गांव में बाघ के आतंक को लेकर ग्रामीणों से जंगल में ना जाने की अपील करते हुए ग्रामीणों को लकड़ी और घास उपलब्ध करवाए जाने के साथ ही बाघ को पकड़ने को लेकर बात कही थी। ग्रामीणों ने कहा कि पार्क प्रशासन के अधिकारी अपने आश्वासन को भूल गए हैं, ना तो उन्हें आज तक लकड़ी और घास उपलब्ध करवाई गई और ना ही बाघ को पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्क प्रशासन ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं मामले में पार्क निदेशक ने बताया कि जिस क्षेत्र में ये घटना घटी है वहां कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं और कैमरे में मादा बाघ की 2 बच्चों के साथ तस्वीरें भी कैद हुई हैं और विभाग इस मामले को लेकर कार्रवाई कर रहा है। वहीं ग्रामीणों को लकड़ी और घास उपलब्ध कराए जाने को लेकर अधिकारियों से भी बात की जा रही है। कई दिनों से एक बाघ का आतंक यहाँ पर चल रहा है और जिसमें कि कई लोग घायल हो चुके हैं और एक महिला को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया और लोगों को डर के साए में यहाँ पर जीना पड़ रहा है। और जो कॉर्पोरेट प्रशासन है उसकी नाकामी साफ दिख रही है। अभी तक न तो बाघ को वहाँ से शिफ्ट किया गया है, न पकड़ा गया है और लोगों में आक्रोश बहुत जल्दी बढ़ रहा है। और जो प्रशासन ने लोगों से कहा था कि आप जंगल न जाएं, हम आपको घास और लकड़ी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उपलब्ध नहीं कराया है। देखिए, कानिया गांव में कुछ दिनों पहले एक महिला की डेथ हुई थी उस एक टाइग्रेस है उसके कारण। और जो टाइग्रेस है उसको लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं। कैमरा ट्रैप और पिंजरा दोनों चीज़ें वहां लगा दी गई हैं। लेकिन जो कैमरा ट्रैप में से फ़ोटोज़ आ रहे हैं उसमें उस टाइग्रेस के साथ 2 और उसके बच्चे भी हैं। तो ऐसे स्थिति में उसको ट्रैंकुलाइज करना और उसको रेस्क्यू करना में थोड़ी दिक्कत हो रही, खास करके ऐसी स्थिति में यदि बच्चे पहले ट्रैंकुलाइज हो जाते हैं या पकड़ में आ जाते हैं तो उसमें बाघिन के और भी ज़्यादा आक्रामक और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की संभावना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर डोईवाला से सामने आ रही है, जहां पर सड़क निर्माण को लेकर रामनगर डंडा के ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूकेडी ने भी ग्रामीणों के इस आंदोलन को समर्थन दिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि मातृभूमि सेवा संगठन ने भी विरोध यहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण और यूकेडी नेता मौजूद रहे हैं। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको डोईवाला से, जहां पर सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर यूकेडी ने अपना समर्थन इन ग्रामीणों को दे दिया है। बताया जा रहा है कि मातृभूमि सेवा संगठन ने भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण और यूकेडी नेता मौजूद हैं। लगातार इनकी तरफ से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, जिसको लेकर यहां पर आंदोलन इन ग्रामीणों ने शुरू कर दिया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको उत्तराखंड के डोईवाला से, जहां पर सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि इस आंदोलन को अब यूकेडी ने भी अपना समर्थन देते हुए आंदोलन में शामिल यूकेडी के नेता हो गए हैं। साथ ही लगातार इनकी तरफ से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि मातृभूमि सेवा संगठन ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। धरना प्रदर्शन संगठन ने शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस आंदोलन में भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ यहां पर यूकेडी नेता भी मौजूद हैं। वहीं जौनसारी संस्कृति को जीवित रखने और खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए 27 फरवरी से 1 मार्च तक कालसी तहसील में प्रथम विशालतम क्रीड़ा और लोक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर विकासनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान समिति के अध्यक्ष BS नेगी ने बताया कि जौनसार बावर की लोक संस्कृति को आज की पीढ़ी से रूबरू कराने और क्षेत्र के लोकप्रिय खेल कबड्डी के प्रति खिलाड़ियों को जागरूक करने के उद्देश्य से मेले का आयोजन किया जा रहा है। अध्यक्ष BS नेगी का कहना है कि कबड्डी में उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य की टीमें भी भाग लेंगी। साथ ही 3 दिवसीय इस क्रीड़ा और सांस्कृतिक महोत्सव में स्थानीय लोक कलाकारों के अलावा संस्कृति विभाग से जुड़े लोक कलाकार भी मौजूद रहेंगे।
ये करने का एक लक्ष्य इस बार हमने परिवर्तन किया। इसमें क्या सभी पौराणिक संस्कृति मिलेगी, जैसे पहाड़ का जो वेशभूषा है? बिल्कुल, इसमें सब हमारे नाच गाने ग्रुप, सांस्कृतिक दल, सांस्कृतिक सूचना से सब जो ग्रुप आएंगे उनका भी इंतजार रहेगा। जो हमारे लोकलिटी में क्या क्या माताएं बहिनें आएंगी वो भी नाच वहाँ पर देखने को मिलेगा, नृत्य जिसको कहते हैं। और बाकी क्या क्या जो कबड्डी की हमारे जूनियर प्रतिभा है वो आज पहुंच चुके हैं और कम से कम हमारी 50-60 टीमें तो जूनियर में ही आनी है और 100 सैकड़ों टीमें, सैकड़ों का मैं जो अनुमान लगाया है तो वो क्या क्या हमारे जो सीनियर गांव वाइज कबड्डी है और ओपन में भी हमारे कम से 30-40 टीमें आने की संभावना है, क्योंकि हम लोगों ने खेल के प्रति बड़ा प्यार जताया है। खुद भी खेला हूँ, राष्ट्रीय गेम खेला हूँ, उत्तराखंड पुलिस से मैं कबड्डी राष्ट्रीय टीम में रहा हूँ। कबड्डी में कौन कौन से राज्य की टीमें आती है प्रतिभा में? वहीं प्रदेश में जारी उपनल कर्मियों की हड़ताल का असर उप जिला चिकित्सालय विकासनगर में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल समान वेतन समान कार्य की मांग को लेकर प्रदेश के सभी उपनल कर्मचारी एकजुट हो गए हैं। आपको बता दें कि उप जिला चिकित्सालय विकासनगर में तैनात 23 कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से चिकित्सा कार्यों में यहां पर परेशानी हो रही है। उप जिला चिकित्सालय विकासनगर के प्रभारी डॉक्टर विजय सिंह के मुताबिक चिकित्सालय में तैनात आउटसोर्स कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से रोगियों और चिकित्सकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर लंबे समय तक हड़ताल जारी रही तो स्वास्थ्य सेवाओं में कमी करनी पड़ेगी, जिसका असर यहां आने वाले रोगियों पर पड़ेगा। हमारे यहाँ उपनल से करीबन 23 कर्मचारी हैं और क्योंकि अभी वो लोग हड़ताल पे हैं इसलिए काफ़ी परेशानी हमें उठानी पड़ रही हैं। अभी तो हमारे जो नियमित स्टाफ है हम उनसे डबल ड्यूटी करा के एक्स्ट्रा करा के एडजस्ट करके काम चला रहे हैं, लेकिन ऐसा लंबे समय तक करना संभव नहीं हो पाएगा। अगर लंबे समय तक होता है तो फिर हमें अपनी सेवाओं में कमियाँ करनी पड़ेंगी। और अभी भी हमारा जो मरीज आ रहे हैं उनको टाइम बहुत लग रहा है क्योंकि हमारे पास कर्मचारियों की कमी हो गई है, लोगों को काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ा। डोईवाला के लच्छीवाला में बने टोल टैक्स पर लगे लोगों को कोई राहत यहां पर नहीं मिल रही है और ना ही किसी भी तरह की कोई छूट, जिसे लोकल लोगों में नाराजगी है। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने डोईवाला में सूबे की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि डोईवाला के लोगों पर टैक्स की मार पड़ रही है, जिसके लिए डोईवाला के विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, क्योंकि डोईवाला के विधायक होने के नाते जनता को टोल टैक्स में राहत दिलाने के लिए सीएम को पहल करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई राहत न मिलना सरकार की नाकामी को दिखाता है। ये था टोल टैक्स का जो बैरियर है उसको हरिद्वार और देहरादून की सीमा पर बनाना चाहिए था, ताकि जो उधर से प्रवेश करता उस पर टोल टैक्स लगता, ताकि स्थानीय लोगों को से जो है मुक्ति मिल जाती है। लेकिन उन्होंने तो डोईवाला के बाद जो है टोल टैक्स जो है स्थापित कर दिया है और जिला मुख्यालय सबका जो है देहरादून है, उनका आवागमन लगा रहता है और जब जाएगा तब भी टोल टैक्स देगा, जब आएगा तब भी टोल टैक्स देगा। अगर गलती से दोबारा जाना पड़े तब भी टोल टैक्स वापस आना पड़े टोल टैक्स क्या होना चाहिए। हम चाहते हैं सरकार जो है स्थानीय लोगों को जो है इसमें रिलैक्सेशन। इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।